नाम ज्ञानेंद्र चौबे है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज बात करने वाला हूँ बीटेक में रिसर्च पेपर लिखने का क्या इम्पोर्टेंस है। डज इट रियली मीन और फ्रूटफुल फॉर द बीटेक स्टूडेंट्स टू राइट अ रिसर्च पेपर। मैं बोलूँगा यस, डेफिनेटली इट विल वेरी फ्रूटफुल, राइट। सो अब बात करते हैं कि क्यों फ्रूटफुल है ना, और क्या क्या इम्पोर्टेंस है एक रिसर्च पेपर लिखने के बीटेक में। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है, या सबसे पहला बेनिफिट ये मैं बोलूँगा कि एक तो आपको नॉलेज जो होती है आपकी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। किस टर्म में स्ट्रॉन्ग हो जाती है? पहली चीज़ तो ये है कि हम जब एक सरफेस लेवल पे पढ़ रहे होते हैं सब्जेक्ट को, है ना, कि मान लो मैंने कंप्यूटर साइंस में कुछ भी पढ़ा, मशीन लर्निंग पढ़ा या डेटा साइंस पढ़ा, बट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ दैट वो हमें पता नहीं होता है। तो हम जब भी कोई एक एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, देन वी विल गो थ्रू दैट एंड डेवलप दैट प्रोजेक्ट एंड गेट द नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट इन मोर बेटर वे, राइट। सो अभी हम बात करेंगे कि ये क्या है और मतलब ठीक है, तो रिसर्च पेपर का इसमें क्या इम्पोर्टेंस है। तो रिसर्च पेपर का इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया, नॉर्मल प्रोजेक्ट है जो पहले से बना हुआ है, ठीक है, या आपने कहीं से कोड देखा, कोड को कॉपी किया और ठीक है, उसी को सेम आपने रन करा के दे दिया, आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं निकला उसमें। बट आप जब कोई चीज़ को खोजने की कोशिश करते हो तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ने की भी कोशिश करते हो, तब आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, इस सब्जेक्ट में क्या इस सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, इस सब्जेक्ट के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, और हम इस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं सब्जेक्ट में, इसी सब्जेक्ट में लिमिटेशंस क्या हैं। जब आप एक कोई रिसर्च पेपर लिखते हो तब आप वो मैथोलॉजी भी लिखते हो जिसके थ्रू आपने वो प्रोजेक्ट डेवलप किया है, और उससे क्या होता है कि आपका एक तो पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मैंने प्रोजेक्ट में ड्रॉ क्या किया है, मैंने प्रोजेक्ट में बनाया क्या है, प्लस आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ठीक है, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो पर्टिकुलरली चल रहा है या नहीं, वो कितना फीजिबल है, वो सारी एनालिसिस आप एक रिसर्च पेपर में करके दे देते हो। और क्योंकि वो रिसर्च पेपर पब्लिश भी होता है, और अगर जो आपका पेपर पब्लिश हो जाता है देन डेफिनेटली इट इज़ proved that okay, the work you have done, that is of the fine quality, and it has been it has some recommendable recommendationable work you have done, right. So बेस्ड ऑन दैट मैं यही बोलना चाहूँगा, पहला तो अपना इम्पोर्टेंस है नॉलेज के बेसिस पे कि आपका नॉलेज बेस इन्हेंस होगा उस सब्जेक्ट पे और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जिस पे आपने काम किया है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि आप जो भी लिख रहे हो वो एक तो उसकी एक वैलिडिटी हो जाती है कि अच्छा ठीक है, आपने ये काम किया और उसको लिखा भी, उस पूरी मैथोलॉजी को, उस पूरे प्रोसीजर को। तो उससे बेनिफिट क्या है कि एक आप लिखते जाओगे तो आपको कमी भी पता चल जाएगी कि अच्छा मैंने इस प्रोजेक्ट में कमी कहाँ पे रखी, या मेरे से गलती क्या हो गई इस प्रोजेक्ट में, या मुझे और क्या करना चाहिए था। तो वो एक चीज़ आपको एक उसमें फ्लॉ बन जाएगा, मतलब एक कहीं जो गैप रह गया आपके साथ वो एक तो पता चल जाती है, ठीक है। दूसरा क्या इन्हेंस करता है, देखो रिसर्च पेपर लिखना एक थोड़ा सा टफ भी है ना, क्योंकि हम जब लिखते हैं रिसर्च पेपर तो हमारे पास तो पहले प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं, और उसके अराउंड सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबल होता है तो फिर हम जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने पढ़ रखा है कि पहले फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, फिर हम देखेंगे ठीक है, उसके डिज़ाइन करेंगे, अच्छा ये डिज़ाइन है पॉसिबल कि नहीं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब हम कोई रिसर्च पेपर ड्रॉ करते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है कि हम सबसे पहले वो गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन कि अच्छा ठीक है, ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाते हैं, या नहीं भी कर पाते हैं तो कोई इशू नहीं होता है। अगर जो आपके फेल्योर के मेथड्स आ रहे हैं ना, मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप बीटेक में आपके पास इतना समय नहीं है,
तो आप जो भी आपके मेथड ऑफ फेल्योर आए हैं उनको आप लिख लो कि मैंने ऐसा ऐसा किया और ये मेरे फेल्योर मतलब, और मैं यहाँ पे फेल हो गया, और आपका जेन्युइन है अगर, है ना, वो फेल होना जेन्युइन है, देन दैट बी considered as a part of research work as well, or it will get published, because it will help the researchers to know that okay, we should not move into this direction at least, right? Otherwise someone will not go into that direction and it will save the time of the other researchers as well, right? So that is also a kind of research work. सो अगर जो आप फेल भी होते हो तो सो यू कैन राइट दैट एज वेल कि मैंने ये प्रोसीजर और ये मैथोलॉजी अप्रोच किया, फिर मैं यहाँ पे इस जगह पे फेल हो गया, ठीक है। या हमारी क्यूरेसी इतनी कम आई इस केसेस में, और हम इसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक बीटेक स्टूडेंट के लिए जॉब इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो रेज्यूमे में क्या इन्हेंस करेगा। रेज्यूमे में एक तो आपके पास एक प्रोजेक्ट हो जाएगा जो आपने एक प्रोजेक्ट कर रखा होगा, और जिसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक रिसर्च पेपर अगर जो पब्लिश हो जाता है वो फाइनल ईयर तक, देन इट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपके पास एक ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट होगा जिसके बारे में आप बहुत ही डेप्थ में जानते होंगे कि मैंने क्या किया है, और कभी भी, क्योंकि आपने उस कोई पूरी मेथोलॉजी लिख रखी है, उससे रिलेटेड लिटरेचर सर्वे कर रखे हैं, उससे रिलेटेड उसके रिजल्ट एंड एनालिसिस लिख रखे हैं आपने, तो आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये पूरा पेपर क्या है या पूरा प्रोजेक्ट क्या है। तो यू विल नॉट हेजिटेट एनी टाइम टू गिव द आंसर अबाउट दैट particular project, and you will be able to clearly say to anyone that I have done this project at least. अब बात करते हैं कि ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिज्यूमे में तो ये इंपॉर्टेंस है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में मैं बता दूं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अगर जो आपके पास एक रिसर्च पेपर है और वो पब्लिश्ड है एंड यू हैव क्वालिफाइड द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ऑफ एनी ऑफ द कंपनी, दैट इज़ द बेसिक फर्स्ट राउंड aptitude and reasoning, second round of the coding, then third round the examiner is not going to ask you anything in during that, okay, he may ask you related to your projects but he is not going to ask you anything, right, and you will be selected. तो इंटरव्यू राउंड आप ऐसा मान के चलो कि रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट होने वाला है ना, और वो आपके गोल में होगा। अब बात करते हैं हायर स्टडीज़ में कि क्या इम्पोर्टेंस है हायर स्टडीज़ में इसका। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, अगर जो आपको एमएस करना है फॉरेन में, जीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हो, टॉफिल की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर जो आप यूएस में जाना चाहते हो एमएस के लिए, पीएचडी के लिए, यू मस्ट हैव अ रिसर्च पेपर। अगर जो आप यूजी में एक भी रिसर्च पेपर लिख लेते हो, देन इट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट, और वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, एंड इट विल बी कंसिडर्ड बाय द प्रोफेसर्स व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द एडमिशन इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन, राइट, थ्रू जीआरई और टॉफेल एनीथिंग। सो उसमें मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और आप इंडिया में भी अगर जो एमटेक करते हो ना, और आपने पहले से यूजी में रिसर्च पेपर लिख रखा है, डेफिनेटली यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दी एमटेक एज वेल। अगर जो आप गेट क्लियर करके जाते हो वहाँ पे, तो एटलीस्ट आपको एक पूरा आइडिया होगा कि कैसे रिसर्च पेपर फ्रेम करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे लिखते हैं, देन यू विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द research work, then definitely in the MTech you will do a more extensive research work and more advanced research work in your MTech as well. So मैं तो यही कहूँगा कि बीटेक में डेफिनेट है, मस्ट है, एक रिसर्च पेपर आप लोग लिखो। और मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल इफ़ यू वांटेड टू राइट अ रिसर्च पेपर, आई विल गाइड यू on that as well. Soon I will make a video on that as well, how to write a research paper and how to get it published, right? So thank you so much all of you for listening me carefully. Bye bye.